और भाई यहाँ पे मिलिट्री रूल है, शुभम को तो पकड़ वकड़ भी लिया था, तो मैं थोड़ा ध्यान से ही वीडियो बना रहा हूँ। यस यस यस, नमस्ते। इन पिलर्स की एक खास बात क्या है कि ये सारे पिलर्स एक अंधे आदमी ने कार्व करे थे। फ्रेड, से हाई इन माय वीडियो। Hi. Fred's English is very good. Nice to meet you guys. He speaks English, Spanish, Mandarin and French. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। सुबह के बजने लग रहे हैं 5। टैक्सी वाला आ चुका है, चलते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। भाई इस होटल वाली को तो मैं 0 स्टार दूंगा। मैंने कल बोला कि मेरे पास भाई 20 यूरो का नोट है, उसको बोल दियो कि चेंज लेके आए। यहाँ पे आके मैंने 20 का नोट दिया, भाई आके कहता मेरे पास तो अब यहाँ पे लोकल करेंसी में खुलने हैं, वो भी सिर्फ 6 यूरो। मैंने कहा भाई ये क्या मजाक है, ये सुबह सुबह पूरी रात में सोया नहीं हूँ उस होटल में, यहाँ पे आते ही मजाक। अब मैं उस लड़की को मैसेज करूँगा कि भाई मैंने तेरे को बोला था, उस बंदे ने नहीं दिए मेरे को पैसे, अब मैं तेरे को रेटिंग कम दूंगा। एक तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एक पंखा तो चलना चाहिए ना, ये तो आप भी मानते हो, चाहे कैसा भी होटल हो, अगर होटल ऑपरेट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट कस्टमर को पंखा दे सकते हो। अब 12 के मैंने इसको 14 यूरो दिए कुत्ते को। भाई इतना गुस्सा आ रखा है मेरे को, और नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। अबे क्या नहीं है तेरे पास? तो पहले तो 20 पे अटक गए बिल्कुल, फिर अपना बटुआ सा निकाला साले ने। अरे आराम खोर होते हैं भाई, बिल्कुल गुस्सा चढ़ा हुआ है मेरे को बहुत ज़्यादा। क्या ही करूं, बस मैंने कहा ला तू पैसे दे, मेरे को इतनी नींद आ रखी है, छोड़ो अब चलते हैं यार। एयरपोर्ट के अंदर खाली पड़ा है, यहाँ से चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिमाग का दही कर दिया भाई बिल्कुल। भाई ये इनका डिपार्चर है, और मेरी फ़्लाइट में देखो कितने लोग जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वां मैं, और 9 2 3 और आ रहे हैं बस। भाई इमिग्रेशन पे गया। वैसे मैं पहले बता दूं, यहाँ पे जो ए स्काई का शायद मैनेजर वगैरह एयरपोर्ट का है, वो इंडियन बंदा है जयपुर से। मैंने पहचान लिया, मैंने कहा भैया कहाँ से हो? कहता जयपुर से। मैंने कहा भैया बहुत ही बेकार दिन गए मेरे तो, यहाँ पे पंखा तक नहीं चल रहा था। फिर आगे इमिग्रेशन पे गया तो वो मेरे से कहता पासपोर्ट देख के कि वाई यू डोंट पे फॉर वीज़ा, तूने वीज़ा के लिए पे क्यों नहीं करा? मैंने कहा मेरे पास यूएस से वीज़ा है। कहता दिखा, दूसरा पासपोर्ट निकाल के दिखाया। भाई कम से कम 10 मिनट तक उस पासपोर्ट के साथ पता नहीं क्या करता रहा, आखिरी में स्टैम्प मार के दे दी। यार मतलब आप कहोगे यार क्यों इतना परेशान हो रहा, तंग हो रहा है तो क्यों घूम रहा है? भाई ट्रैवलिंग में यार ये सब चलता है। मूड थोड़ा लो है मेरा, क्योंकि भाई बिल्कुल मतलब नींद आ रखी है भाई। 3 बजे लाइट आई, फिर मैं 4:30 तक सोया, 2 बार उठा भी मैं बीच में। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा मूड ऑफ सा है। पीछे सोविनियर शॉप है, वो भी बंद है। यहाँ की लोकल करेंसी भी इतनी सारी बच गई मेरे पास, क्या करूँ उसका मैं। भाई जस्ट फ्लाइट बोर्डिंग से पहले खुल गया। ये बेकार से मैग्नेट है भाई, 4 यूरो का, वो 6 यूरो का। मैंने तो भाई 4 वाला ले लिया। ये छोटी सी दुकान थी, आखिरी बंदा हूँ मैं। चलते हैं भाई फटाफट। मैंने कहा फटाफट दे जो भी है। भाई सेम मैग्नेट मेरे कमरे में लगा हुआ था और मेरा बहुत मन करा। मैंने कहा भाई चुराई लूँ इस मैग्नेट को, इन्होंने इतनी गंदी सर्विस दी है, मैं कहा चुराई लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार मैग्नेट भी बेकार है, फालतू का चोरी का नाम और लगेगा। पता होता कि एयरपोर्ट पर भी सेम ही मैग्नेट मिलना है, मैं वहीं से ले आता। इतनी घटिया सर्विस भाई, सो भी नहीं पाया बंदा यार। चलो एक प्लेन खड़ा है बस, ए स्काई का अपना, और कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पे। चलते हैं, 10-15 लोग हैं बस। कोई नहीं यार, हो गया बुरा हो गया, क्या कर सकते हैं। ये देखो भाई खाली प्लेन भाई, लगभग पूरा प्लेन खाली है, पूरी रो मेरी है। पर करना क्या है, 25 मिनट की फ़्लाइट है भाई। ये वाली फ़्लाइट मेरे को पड़ी 18,000 रुपये की। 25 मिनट की फ़्लाइट है भाई। बोर्डिंग कंप्लीट होगी भाई, कोई नहीं है। तो 18,000 की फ़्लाइट पड़ी, 20 से 25 लोग हैं उस फ्लाइट में। ये फ़्लाइट पहले यहाँ से जाएगी लिब्रेविले, फिर जाएगी लागोस, फिर जाएगी लोमे। तो यहाँ पे स्पेशल फ़्लाइट उड़ा नहीं सकते हैं लोग, खट ऐसे ही जाते रहते हैं थोड़े पैसेंजर लेके। एक ही बंदे से इतने पैसे ले लेते हैं कि इनके पूरे रिकवर हो जाते हैं। तो इसी बात है भाई, 25-30 मिनट की फ़्लाइट के आप कितने दोगे? 2-3 हज़ार रुपये। तो मैंने दिया 18,000 रुपये। एवरेज में यही चलता है। चलो भाई निकलते हैं। देश से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बस डे से दिक्कत हो गई भाई।
क्यों मुश्किल था ये सब उतर के बताऊँगा। थोड़ी सी नींद अब खुल गई है तो वीडियो में अब जान आएगी थोड़ी। लो भाई ये पहुँच गए लिब्रेविल के एयरपोर्ट पे। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं उतर ही नहीं रहा था क्योंकि फ़्लाइट आगे जा रही है तो सबको उतारा नहीं, तो मेरे को किसी ने बोला नहीं। 5 मिनट बाद होश आया मेरे को कि उतरना है। भाई यहाँ पे अपना एक्सचेंज करा लिया है, हो गया अपना सब काम। यहाँ पे पर्ची भी मिली। अब ये टोटल 55,000 सीफा के अंदर पेमेंट करके आया हूँ मैं, लगभग 85 यूरो की। और स्टिकर वीज़ा चिपका है मेरे पासपोर्ट पे। भाई अंदर लगे लगभग ये मान लो आधा घंटा लग गया। पहले मेरी फ़ोटो वोटो खींची, ई वीज़ा देखा और पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा चिपका दिया। जैसे मैंने बताया था पेमेंट यहाँ की होती है। तो यहाँ पे आ गया भाई अपना कैश भी 380 यूरो। साइन ओके, गिन लो भाई। यहाँ पे ये जापान नहीं है, गिनना ज़रूरी है। ये आ गए भाई अपन एयरपोर्ट के बाहर। चलो बैठते हैं थोड़ी देर। अब कर लेते हैं वीज़ा की बात। वीज़ा कैसे आएगा गबोन का? वीज़ा आता ही नहीं गबोन का। गबोन ने 2-3 साल पहले जब ये G20 का मेंबर था, अभी भी है खैर, तब इन्होंने G20 मेंबर्स के लिए सारों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। पर अब यहाँ पे मिलिट्री का रूल आ चुका है तो उन्होंने आते ही वो वीज़ा फ्री की पॉलिसी हटा दी। अब ई वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पर आप अप्लाई कर दो वो कभी वीज़ा आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो वीज़ा। आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो भाई मैंने एक एजेंट को कॉन्टैक्ट करा। तो काफ़ी सारी इंडियन कंपनियां भी है, 2-3 कंपनियों ने तो मना ही कर दिया। एक कंपनी ने बोला हम करा देंगे आपका वीज़ा। फिर वो बोले आपने ई वीज़ा अप्लाई कर रखा है? मैंने कहा हाँ भाई अप्लाई कर रखा है। बोले कि भाई फिर तो हमको पहले वो ई वीज़ा कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर आपका वर्क वीज़ा लगवाएंगे और फिर आप आ सकते हो यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है तुम कराओ। भाई बोले ई वीज़ा कैंसिल करवाने के $100 लगेंगे, ई वीज़ा अप्रूव कराने के फिर $100 लगेंगे, और एयरपोर्ट पे आके 85 यूरो तो आपको देने ही है। मतलब $100 यहाँ पे आके देना है, $300 आपके लगेंगे ही लगेंगे। मैंने कहा चलो कराओ आप, कोई नहीं, क्योंकि फंसा हुआ था भाई मैं। फिर भाई 2-3 दिन हो गए, मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ पे लोकल बंदे को कॉन्टैक्ट करा। तो लोकल बंदा बोला कि भाई मैं आपको ना एक वीज़ा और अराइवल दिलवा दूँगा, 35 यूरो लगेंगे आपके। मैंने कहा चलो ठीक है, पर क्या था मेरे साथ आपको एक टूर लेना पड़ेगा जो कि 110 यूरो का पड़ेगा आपको, ठीक है। और 85 यूरो यहाँ पे तो आके एयरपोर्ट पे आपको देने ही देने हैं, ऐसा नहीं है कि इससे आप नहीं छूट सकते, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको 35 यूरो भेज दिए। भाई 1 महीना हो गया, फिर उसका मैसेज आता है कि भाई आपने ई वीज़ा अप्लाई कर रखा है। मैंने कहा हाँ। कहता यही तो दिक्कत है, ये है वो है, और टाइम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा भाई पैसे वैसे दे दें उनको, जो भी है जैसा भी है। भाई यहाँ पे आने से पहले जिस दिन मैं साउटो में लैंड हुआ था ना, उस दिन भाई मेरा गबोन का वीज़ा आया था। और अभी 85 यूरो यहाँ दिए, 35 यूरो उसको दे चुका। अब 110 यूरो उसने कहा है कि मैं डे ट्रिप तेरे को लिब्रेविल सिटी की कराऊंगा, वो तेरे को कंपलसरी लेनी पड़ेगी मेरे से वीज़ा कराएगा तो 110 यूरो उसको देने हैं। तो यहाँ पे 380 यूरो तो मैंने अभी आके एक्सचेंज कराए हैं, 85 यूरो अंदर दे के आ चुका मैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे कोंगो की एम्बेसी, जो कि मेरा अगला देश रहने वाला है। वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करना है, 100 यूरो उस वीज़ा के लगेंगे। देखते जाओ अभी तो क्या होएगा क्या नहीं होएगा। पर मैंने उसको बोला भाई पहले मेरे को ले चल कहाँ पे, होटल पे मैं रेस्ट करूँगा। और भाई यहाँ पे मिलिट्री रूल है, शुभम को तो पकड़ वकड़ भी लिया था, तो मैं थोड़ा ध्यान से ही वीडियो बना रहा हूँ। अभी वो ड्राइवर आ रखा है, पता नहीं कहाँ आ रखा है, वो गाइड ने बोला है कि ड्राइवर भेजा है, मैंने देखना पड़ेगा अब। और भाई मैंने आपको कितने सिंपल शब्दों में बता देना कि कैसे कैसे वीज़ा मिला है। भाई मैं अपने गाइड को मैसेज करता था ना कि वीज़ा का स्टेटस बता दे, तो गाइड मेरे को पता है उल्टा रिप्लाई क्या करता था, मेरे को मेरा काम करने दे, डेली मेरे को मैसेज बता कि यही चीज़ें मत बताया कर। एक दिन मैसेज करता कि भाई तू मेरे को ट्रस्ट नहीं करता है क्या। ऐसे गाइड है भाई, कस्टमर्स की डीलिंग इनको नहीं आती है। तो यहाँ का वीज़ा ये मान लो आप 110 + 35 + 85 लगभग $300 का सिर्फ यहाँ का वीज़ा पड़ा है मेरे को। एक तरह से वो सिटी टूर आप उसको ज़ीरो ही मानो, सिटी में कुछ है नहीं करने को। तो $300 का सिर्फ इस देश का वीज़ा पड़ा है मेरे को भाई। और अब गाइड कह रहा है भाई 20 मिनट वेट कर, ड्राइवर अभी आ रहा है। और मेरे से पहले कह रहा था कि ग्राहक है, उसको 8 बजे छोड़ने आएगा, तेरे को ले जाएगा। अब कह रहा है 20 मिनट वेट करो। भाई दिस इज़ अफ्रीका, क्या ही करते हैं। अब पूछ रहा है कि कैसे कपड़े पहनने हैं बता देता हूँ भाई, फ़ोटो भेज देता हूँ उसको मैं। ये है भाई गबोन का फ्लैग, 3 कलर का। भाई आ गया था भाई अपना, पता नहीं अब वो गाइड मेरे से इस राइड के एक्स्ट्रा पैसे लेगा या क्या लेगा। भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे, जो हो रहा है होने दो। भाई गबोन में KFC है यार, मतलब ये तो सही है भाई। ये कोंगो एम्बेसी की लोकेशन में इस बंदे को समझाने लग रहा हूँ, मान ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ मैं बता दूंगा रास्ता,
मान ही नहीं रहा बंदा। भाई यहाँ आ गया था मैं कोंगो की एम्बेसी। अपना वीज़ा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ये पर्ची दी है कि 2 बजे आके वीज़ा ले जाना। टैक्सी वाले को मैंने भगा दिया, थोड़ा चालू बन रहे थे टैक्सी वाला और गाइड। भाई ये मिल गया टैक्सी वाला। नो नो नॉट टू यू। Is a restaurant. यस 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 नमस्ते। ओह You have money? ये You have money? मनी Change. या आई विल गिव यू चेंज, नो प्रॉब्लम। भाई कोंगो एम्बेसी में वीज़ा सबमिट करके आ गया मैं। और वो जो दूसरे वाला अपना चालक था ना, उसको मैंने भगा दिया। वो चालू बन रहे थे गाइड, और वो कह रहे कि भाई 10,000 देने पड़ेंगे 1 घंटे के। तो 1 घंटा तो हो गया, कहाँ वहाँ से यहाँ तक आया मैं, बस 10,000 हो जाते हैं भाई। ये मान लो 15 के करीब, जो यहाँ पे इनके राज जिसने करा था उसकी मुद्रा में। मैं बोल नहीं रहा जानबूझ के ना। तो अभी दूसरा चालक मिला, मैंने कहा भाई मेरे को रेस्टोरेंट पे छोड़ दे। कहता ठीक है 1500 लूँगा, मतलब लगभग 2.5 हो जाते हैं जो इनकी मुद्रा में, मतलब 1500 सीफा यहाँ पे, ठीक है। और 2.5 मतलब जिस देश ने इन पे राज करा था, वही देश जिसने पूरी यूरोप में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, बोल ही नहीं पा रहा इसके सामने, सब समझ जाएगा ये। चलो देखते हैं, पहुँचा देंगे। ऐसे 3 ही किलोमीटर था, वैसे तो ज़्यादा ही दे रहा हूँ मैं, पर ठीक है। और मेरे पास खुद ले भी 2000 का, ये मेरे को पता है ये वापस नहीं देगा मेरे को, तो अपने $3 लग ही जाएंगे। और ये और लोगों को बिठाएगा, देखो जैसे आंटी को बिठाने लग रहा है। उतार गया भाई टैक्सी वाला, 500 का खुला भी दे दिया। मैं आया था नमस्ते रेस्टोरेंट, होटल भी है इनका। अगर यहाँ पे कमरा देंगे तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, मतलब महंगा बोल रहे थे। अरे कहाँ से खुलेगा भाई। भाई यहाँ पे पहुँच गया था मैं रेस्टोरेंट। कल रात से ही सोया नहीं हूँ, सुबह से दिमाग चल चुका भाई मेरा। तो यहाँ पे कमरे तो हैं। कल मेरे को इन्होंने मैसेज पे 35,000 सीखा बोला था। जो मेरे को दूसरा कमरा मिल रहा है वो 25 में मिल रहा है, डिस्काउंट वगैरह लगा के। पर मैंने कहा यार 25 ही कर लो, तो बोले 32.5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, थोड़ा महंगा है। पर एक बात है कि यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ तो एम्बेसी पास में ही है और ट्रेन स्टेशन भी पास में ही है, तो फ़ायदा तो है मेरा लेने में। और अगर रात को भूख वगैरह लगती है तो ये रेस्टोरेंट भी खुला है, तो यहाँ पे खाना भी खा सकता हूँ। चलो देखते हैं, इनसे थोड़ा बात करते। 30 से एक मेहमान जाएंगे मेरे हिसाब से, 30 में यहीं रह लेंगे। कल तो शायद चले ही जाएँ, देखते हैं। भाई यहाँ निकल चुके हैं हम घूमने। अब इसी होटल में रुक गया मैं, नमस्ते वाले में ही, इंडियन बंदे का ही है। तो 32,000 तो रूम के लिए और 12,000 का कुछ खाना। अब चलते पासपोर्ट कलेक्ट करने। थोड़ा सा रेस्ट करा, सो तो मैं नहीं पाया, पर कोई नहीं यार, आके कर लेंगे रेस्ट। तो अभी मेरा जो गाइड है वो वहीं पे आ जाएगा, कोंगो एम्बेसी। वैसे तो मैंने उसको कहा था यहाँ आ जाइयो, लेट हो रहा है, वो एम्बेसी बंद हो जाएगी। ऐसे ही करते हैं भाई ये लोग। चलो चलते हैं यहाँ से, टैक्सी रोकनी पड़ेगी हमको। आजा कोई टैक्सी। भाई यहाँ खड़े मेरे को हो चुके 10 मिनट, और कम से कम 30-40 टैक्सी निकल चुकी, कोई रोक ही नहीं रहा है। पता नहीं यार क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई रोक ही नहीं रहा भाई गाड़ी। हाथ किसी को दो, कोई रोकता ही नहीं है टैक्सी वाला। भाई होटल के मालिक ने यहाँ की लेडी भेजी है कि भाई टैक्सी रुकवा के मेरे लिए, और वो एड्रेस बताएगी उसको। भाई रुक ही नहीं रही है टैक्सी यार, 20 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए, पता नहीं क्या ही है। और ना ही इनके ऐप भी है इनके पास एक, उस ऐप से भी नहीं आ रही टैक्सी। फिर मैंने होटल के मालिक को बोला सर आप ले चलो यार, 2 गाड़ी खड़ी हैं आपकी। तो बोला मैं तो बिज़ी हूँ, मैं ये भेज देता हूँ लेडी को, ये आपके लिए रुकवा देगी गाड़ी। 15 मिनट में एम्बेसी बंद हो जाएगी। भाई खड़े खड़े पागल हो गए यार, यहाँ पे इस बंदी के कहने पे भी कोई नहीं रोक रहा है। पता नहीं क्या ये आइटम है यार यहाँ के लोग। और बाइक टैक्सीज हैं नहीं यहाँ पे, गाड़ी वाला कोई रोक नहीं रहा है। बहुत बढ़िया भाई। टाइम मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये तो मैंने लिखा है कि एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, पर मेरे को पहले छोड़ दे। टाइम मैं आपको दिखाऊं 1:54 हो चुके हैं। लो भाई वीज़ा अपना मैं ले आया हूँ, और मतलब मैं जाके बैठा 2 बजे पहुँच गया था मैं एग्जैक्ट 2:01 या 2:02 पे। भाई उसने मेरे को बिठाए रखा 15-20 मिनट। 2-3 चाइनीज़ आए हुए थे, उनका फॉर्म भरने लग रहा था, वो बिठाए रखा भाई। 2:30 बजे मैं फ्री हुआ हूँ ये लेके। और फिर आखिरी में कहता तेरे को पता है कल वीकेंड है, गबोन में सब लोग बियर पीते हैं, ये है वो है। तो पीछे मेरे गोरा बैठा था, मैंने ऐसे एक्टिंग करी कि मैं समझ नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। वैसे तो मैं समझ गया था कि बियर के पैसे चाहिए। तो वो कहता देख तेरे पीछे जो बैठा वो समझ गया। मैंने कहा बेटा समझ तो मैं भी गया, बस तेरे को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो ले नहीं रहा था कि इससे पैसे वैसे भी ना। और ऐसा मेरे को कुछ
करप्शन का एहसास नहीं हुआ। पर मैंने उठा मैं, तो मैंने कहा यार, उसने आराम से दे दिया मेरे हाथ में पासपोर्ट, ऐसे भी नहीं कह रहा था कि कुछ दो मेरे को। तो फिर मैंने कहा चाहिए क्या तेरे को कुछ पीने वीने के लिए? कहता हाँ दे दे। तो मेरे पास 2000 सीफा थे और एक 500 का नोट उसके अंदर ही था। फिर मैंने कहा 500 क्या निकालो, 2500 दे दिया उसको, मतलब $3-4। अपना काम हो गया आराम से, बंदा सही था, बड़ी चिल एम्बेसी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब बस ये डिसाइड करना है कि मैं कॉन्गो जाऊँगा कैसे, ट्रेन और बस के कॉम्बिनेशन से या फिर डायरेक्ट फ़्लाइट लेके। मन तो कह रहा है भाई ट्रेन और बस के कॉम्बिनेशन से जा, पर शरीर कह रहा है भाई फ़्लाइट ले ले। तो देखते हैं, चलो अभी स्टेशन पे चलते हैं। पहले तो देखते हैं कि टिकट अवेलेबल भी है या फिर नहीं है, और है भी तो कितने की है, और ट्रेन टाइम पे चलती भी है या फिर नहीं चलती। क्योंकि ये अफ्रीका है भाई, देख लो, एम्बेसी बंद होने के टाइम के बाद कलेक्ट कर रहा है बंदा, फॉर्म भर रहा है लोगों के, तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है। चलो भाई, अब मेरा ड्राइवर आ चुका है, जो सुबह ही आया था वही आया है, और अब गाइड भी आ रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ रह गया भाई। ओ भाई ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस है ये इनकी, ये सबसे बड़ा ब्रांच होगी भाई यहाँ पे, मेरे को लग रहा है नई बनी है बिल्डिंग, इसके बारे में बात करेंगे। गबोन की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो गबोन के जो नॉर्थ में लगता है वो लगता है इक्वेटोरियल गिनी और कैमरून, और जो इसके साउथ और एक कह सकते हो आप ईस्ट में लगता है पूरी तरीके से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 3 देश ने घेर रखा है इसको, और जिस देश से हम आए साउथों में से, उससे पानी की बाउंड्री लगता है। उसको बाउंड्री तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ पानी की बाउंड्री लगती है। तो भाई गबोन कि जब मैं देख रहा था पर कैपिटा इनकम, तो भाई $9,000 थी यहाँ पे। पर मैंने सोचा इतनी गरीब देश, इसमें हो ही कैसे सकता है? फिर मेरे को पता चला भाई इनका 70% ऑफ द टोटल जो जीडीपी का रेशो आता है ना, वो इनके पेट्रोल से आता है भाई। गबोन के पास बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल है, जैसे कि इक्वेटोरियल गिनी के पास है, और यहाँ पे लोग भी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 23 लाख लोग रहते हैं इस देश में। तो वो जो पेट्रोल का पैसा है ना, सरकार के पास जीडीपी में तो जा रहा है, पर ये मान लो 1 बिलियन अगर इनकी जीडीपी है, तो 700 मिलियन तो भाई सिर्फ पेट्रोल से आ रहा है। तो असली में जो लोगों के पास है वो सिर्फ 300 मिलियन है। तो 9,000 में से 70% आप घटा दो, वो इनकी एक्चुअल जीडीपी है। वैसे रोड वगैरह काफ़ी अच्छी बना रखी है, बाइक टैक्सी वगैरह भी बंद कर रखी है। यहाँ पे कोई भी बाइक टैक्सी या बोड़ा नहीं है, सारी गाड़ियाँ ही है, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही थी गाड़ी मिलने में भी। तो मैंने देखा भाई $9,000 की पर कैपिटा, मैंने कहा भाई इंडिया से 3 गुना, वो भी एक अफ्रीकन देश की। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो फिर मैंने पढ़ा भाई कि यहाँ पे, ये तो मेरे को पता था कि इनका तेल बहुत ज़्यादा है, तेल निकल रहा है। तो इनका 70% ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑयल का है, ऑयल एंड गैस का। जैसे मिनिस्ट्री अभी पीछे बनी हुई थी, तो मैंने सोचा बता ही दूँ। अब पता नहीं भाई गाइड मेरे को कहाँ क्या लेके जाएगा। मैंने कहा 2-3 घंटे घुमा दे भाई, इससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे को जाके रेस्ट भी करना है। तो देखते हैं कहाँ क्या घुमाएगा। लो भाई ये थी अपनी टैक्सी, गाइड भाई सब भी आ गए, बैठे हैं अपने अंदर एसी में आराम से। मेरे को बाहर छोड़ दिया क्योंकि मैं तो पैसे दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे है काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह ये। तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले आए, मेरे को लगा ये कोई सोविनियर मार्केट है, पर ये भाई एक चर्च है। मेरे को लगा कि सोविनियर मार्केट है, क्राफ्ट्स वगैरह की मार्केट होगी, मैं क्या वहाँ लेके आ गया। तो चर्च के बारे में बताता हूँ। आंटी चिल्लाने लग गई यार। यहाँ पे मैं इस एरिया में आ चुका हूँ कि सब लोग यहाँ पे मेरे साथ चिल्लम चिल्ली करेंगे, सब तो नहीं, थोड़े बहुत तो करेंगे, ठीक है। फिर देखो अभी उसने रुक के देखा कि भाई मैं कहाँ की वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई गाइड पागल है, मेरे साथ आना चाहिए गाइड को। ये चर्च है, हम 3 जगह जाएंगे बताओ बस। एक तो यही हो गया, ठीक है। दूसरी जगह है क्राफ्ट मार्केटिंग की, जहाँ पे मैग्नेट वगैरह मिलते हैं। और तीसरी जगह है मॉल। 110 यूरो दे के ये सिटी टूर है। आप लोग कहते हो ना भाई एक दिन क्या कंट्री काउंट करने जा रहा है, 1 दिन रुक रहा है, 2 दिन रुक रहा है। भाई वो कंट्री काउंट नहीं होती, वो है ही इन सब कंट्रियों में यही। या तो जानवर देख लो 3-4-5 हज़ार डॉलर दे के, या फिर ये $100 का टूर ले लो आप। 3-4-5 हज़ार डॉलर दे के आपको अगर जानवर देखने हैं तो मोस्ट वेलकम हो भाई, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ चर्च, काफ़ी अलग टाइप का चर्च है ये। मैंने ऐसा चर्च कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये देखो भाई, ये ना अपने पिलर्स के लिए फेमस है। ये पिलर देख के मेरे को लगा था कि हम किसी क्राफ्ट्स मार्केट में आ गए। ये देखो पिलर्स, और इन पिलर्स की एक ख़ास बात क्या है कि ये सारे पिलर्स एक अंधे आदमी ने कार्व करे थे। पहले ये कोई भूत प्रेत की जगह होती थी, फिर कैथोलिक वालों ने जगह ले ली और फिर इसको कार्व करा। देखो जैसे ये है ना, ये सारे एक अंधे आदमी ने बनाए हैं सारे के सारे पिलर। इस पिलर्स की ये खासियत है। अब देखो गाइड आराम से बैठा है गाड़ी में, इनको बिल्कुल टेंशन नहीं है। मेरे पूरे भाई 10 बंदे चिल्लाएं चाहे 15 चिल्लाएं, इनको कोई टेंशन नहीं होती। तो हर पिलर में ये बाइबल का कोई ना कोई पैराग्राफ डिपिक्ट करता है, बाइबल के बारे में ये सारे पिलर्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ चर्च। भाई ये देखो अंदर से कुछ ऐसा है चर्च।
ये गबोन का कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा चर्च है। जैसे कि मैंने बताया, गबोन में लगभग लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स भी हैं पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। तो ये कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा चर्च है। पर सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को चीज़ें लगी वो यहाँ के पिलर्स हैं भाई। ये पिलर एक अंधे आदमी ने बनाए हैं और बहुत सारे पिलर्स हैं, इसलिए मेरे को पिलर देख के मेरे को लगा ले आया भाई क्राफ्ट मार्केट। पर मेरा अंदाज़ा सही था कि 110 यूरो में बस टाइम पास के लिए दे रहा हूँ। जैसे आप ये पिलर देखोगे, पर ये मतलब शायद मैं ना ही आता अगर मैं अकेला आता। ये आप ये पिलर देखो, ये पूरे का पूरा कह रहा भाई मैं तो देख सकता हूँ, कहता मैं तो कार्विंग नहीं कर सकता, पर कैसे अंधे आदमी ने कैसे करी है वो मैं भी सोच रहा हूँ। बहुत सारे हैं, मतलब कम से कम 20-25 पिलर हैं। कई सारे जिस पे धूप पड़ती है वो सारे पिलर थोड़े ख़राब हो गए। अब सब लोग मेरे को देख रहे हैं, देखना वहाँ पे सब लोग मेरी तरफ ही नज़र है। पर मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि मैं पिलर में इंटरेस्टेड हूँ, पर असली में मैं आपको लोग दिखा रहा हूँ। अफ्रीका में वीडियो बनाने की ये टेक्निक है। वहाँ पे देखो वो पिलर छोटे छोटे ना, सारे ये पिलर्स 1965 में बना था ये वाला चर्च। चलो चलते हैं भाई अगली लोकेशन पे, फटाफट ख़त्म करके रेस्ट करते हैं। भाई ये जो वुड है ना, अब ये बताए ये गबोन में ही मिलता है मेजॉरिटी। ओकुमे करके एक पेड़ होता है, बहुत ही हार्ड होता है वो पेड़, और उसका ये लकड़ी है भाई। भाई गबोन में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा तेल है, तो 450 सीफा यहाँ का रेट है भाई पेट्रोल का। ओके, हम वी आर गोइंग टू फिल पेट्रोल। तो पेट्रोल का 450 सीफा, मतलब ये $1 भी नहीं हुआ भाई। तो मैं भाई से बात कर रहा था कि अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो बोले काफ़ी स्टेबल है। पहले एक प्रेसिडेंट थे, उनके थोड़ा स्ट्रोक वगैरह हो गया था, तो डिसीजन वगैरह नहीं ले पाते थे वो, तो उनके आसपास के लोग ही उनके मतलब डिसीजन वगैरह ले लेते, तो लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे। तो फिर यहाँ पे मिलिट्री कू हो गया था 2-2.5 साल पहले, पर अब दोबारा से इलेक्शन हो गए और अब स्टेबल सरकार चलने लग रही है। ठीक है, तो बोले हाँ टूरिज़्म भी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। मैंने कहा भाई वीज़ा वगैरह तो आते नहीं तुम्हारे। बोला धीरे धीरे ही होएगा भाई, कैसे एकदम से हो जाएगा। पेट्रोल का मैंने आपको दिखाया 450 फ्रैंक्स यहाँ पे प्राइस है। 1 यूरो में 656 होते हैं, तो 1/3 मान लो। यहाँ पे भी यार अच्छा खासा रेट है फिर तो, 70 या 65-70 रुपये लीटर तो यहाँ पे भी है। जबकि गबोन एक ओपेक का मेंबर है। ओपेक क्या होता है भाई? ओपेक एक संगठन है उन देशों का जिनका बहुत ज़्यादा तेल है, 20-25 देश आते हैं इसमें, और वो सब क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई तू कितना तेल प्रोड्यूस करेगा, तू कितना करेगा, ताकि मार्केट में उतना ही सप्लाई जाए, कोई ज़्यादा सप्लाई करके भाव ना गिरा दे। तो सारे डिसाइड करते हैं कि हमको इतना ही तेल प्रोड्यूस करना है, सऊदी इतना प्रोड्यूस करेगा, गबोन इतना करेगा, अंगोला इतना करेगा। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग करते हैं, और जिसको जितनी परमिशन होती है उतना ही कर सकते हैं। कोई ज़्यादा करेगा, कर देते होंगे गबलेबाजी, तो ठीक है, पर ताकि रेट्स कंट्रोल में रहें। तो चल आए तेल डलवाने। वैसे तो था बाइक की गाड़ी में, पर चलो डलवा लेते हैं, कोई नहीं, मेरे को क्या है, घुमा भाई मेरे को। भाई ये हम आ गए सिटी सेंटर में। ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह आ गई, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, रोड वगैरह बढ़िया है, सही है भाई। ये देखो जैसे हमारे पेटीएम होता है ना, इन्होंने भी एक QR कोड लगा रखा है, और 6 कंट्रियों के यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं। इन 6 कंट्रियों में से कोई भी बंदा इस QR कोड पे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता है इस भाई को, क्योंकि इन 6 कंट्रियों की करेंसी सेम है। तो भाई इस कंट्री की करेंसी क्या है? इस कंट्री की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीफा। ठीक है, ये 6 देश इसको यूज़ करते हैं, जो आप मैप में भी देख रहे हो, जो मैं पढ़ के बता देता हूँ। गबोन, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चैड। ये 6 देश इस करेंसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूरो से पैक्ड है। 1 यूरो में 656 सीफा आते हैं यहाँ पे। और भाई 8 देश और हैं जो कि वेस्ट अफ्रीकन सीफा यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली सेम रेट है भाई, एक सीफा में 656 फ्रैंक, बस उनकी करेंसी अलग है। मतलब यूज़ नहीं कर सकते आप, ऑब्वियसली बात है, यहाँ वाली करेंसी वहाँ पे लेते भी नहीं है लोग। मतलब आसपास वाले फिर भी ले लें, पर यहाँ वाली आप जाके सेनेगल में करोगे तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, वैसे रेट सेम है। तो 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी करेंसी यूरो से पैक कर रखी है, क्योंकि इन सब देशों पे यूरोप ने ही राज किया था। तो ये भी सही है भाई, कहीं का भी बैंक हो आप इसका QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हो, क्योंकि करेंसी सेम है। तो भाई से तो मिलवाए नहीं। फ्रेड, से हाई इन माय वीडियो। Hi. Fred's English is very good. Nice to meet you guys. He speaks English, Spanish, Mandarin and French. Yep. Any other? Yep.
just languages from Gabon. Like, Okay. my own vernacular. Tribal language. Yeah, tribal language. Okay. It's called Tiki. ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम आ गए थे क्राफ्ट मार्केट में, भाई अमेरिका में पढ़ के आए हैं और यहाँ पे आके वापस सेटल हो गए। हमको बस यहाँ से मैग्नेट खरीदना है, लाइट किसी भी उसमें नहीं है। तो ये तो भाई मैं आपको कम से कम अफ्रीका के 25 देश में, ओके 25 देशों में दिखा चुका हूँ मैं। ओके ये वाले Feel हैं free to check around. Huh? ये। हाँ वैसे भाई ये देखो गबोन की ये शेप है, यहाँ पे इस गबोन के है इक्वेटोरियल गिनी, नीचे है भाई इसका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऊपर लगता है कैमरून। तो मैं सोच रहा हूँ यही ले लेते हैं शेर वाला। नहीं यार शेर वाला ज़्यादा सही है, ये तो कई देशों से ले लिया, देख लेते हैं चलो। और no I want this, okay? Yeah. How much is this? 2500। ओके तो भाई देखो सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ें भाई आपको पूरे अफ्रीका में। अरे ये तो मैं ख़रीद के लेके गया हूँ, मेरे घर पे टंगा हुआ है, टोगो से ख़रीदा था मैंने। चलो 2500 का बोल रहा है भाई, देते हैं पैसे। या भाई ये देखो अब सब लोग ही Masks, they're generally masked. They have their own stories. Each of them belong to a specific tribe, and they have a specific role. For example, when you see this one, Punu. Punu. अच्छा ये मास्क अलग अलग mask- ट्राइब के it's हैं। the mask from the Punu tribe. It Which represents- mask is from your tribe? the mask from my tribe? Pati. Ibu kel mask. Saya akele. This is from Tiki. Akele. Akele tribe. अकेले। Okay, your language is Tiki. Yep. Okay, your tribe is अकेले। Yep. Okay, तो ऐसे भाई हर ट्राइब का अपना अलग अलग मास्क होता है। तो भाई हम तो लेके क्या ही करेंगे, अंकल बुला रहा है भाई, मैं मना क्या ही करूं बताओ। This one is Kidumu from the Tiki tribe, from the Tiki language, from the Tiki as well. भाई ये वाला फांग, Fang. भाई ये वाला मास्क जो है ना ये फांग ट्राइब का है और इनकी मैंने- पॉपुलेशन He's called सबसे Gil, ज़्यादा the god of justice. है भाई, बोलते हैं मैंने। दे आर सो डिफरेंट एवरी ट्राइब। ये देखो भाई And when you see हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन गैबोन? 56 56 languages. 56 ट्राइब एंड 59 लैंग्वेजेस और सिर्फ 20 लाख लोग हैं। भाई यहाँ से चलते ही हैं क्योंकि सब लोग मेरे को अपनी दुकान में बुला रहे हैं और फिर देख के यार वो कहते तो हैं कि देख लो, उम्मीद तो यही करते हैं यार वो कि आप कुछ खरीद लो। तो मैं यार ऐसे किसी का दिल क्या ही तोड़ना, अपना सबसे पहले दुकान से मैग्नेट खरीद लिया मैंने, बार्गेनिंग भी नहीं करी। और मास्क वाले बेचारा सब कुछ इतना सब दिखाया, उसने कह रहा है यार सिर्फ मर्सी बुक करके जा रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा छोटा बैग है, कहता छोटा मास्क ले जा। मैंने कहा भाई बस ठीक है यार, थैंक यू सो मच, मेरे को नहीं खरीदना। चलो चलते हैं। भाई ये देखो यहाँ पे ना रेड लाइट भी इतनी मॉडर्न कर दी हैं अभी जब से नया शासन आया ना। ये देखो पर बीच में चलनी बंद सी हो गई है, पर हाँ काफ़ी मॉडर्न रेड लाइट मेरे को देखने को मिली यहाँ पे। देखो पूरे का पूरा येलो हो गया, ग्रीन पूरे का पूरा नहीं हो रहा था, लाल पूरे का पूरा हो गया देखो वहाँ पे। तो देखो ये वाली देखो भाई, ये देखो शाम हो गई थी और मेरा जो होटल है वो ये था, नमस्ते होटल, ठीक है। इसके सामने ही ये किंग ऑफ बेज करके एक जगह है जहाँ पे मेरे गाइड ने कहा था चले जाना। भाई कल के टूर में तीसरी जगह ये थी। जी हाँ, ये अगला दिन है। मैंने सेम कपड़े पहन रखे क्योंकि आपको पता है इस आउटो में मैं कितना थक गया था। आज पूरा दिन मैं सोता ही रहा और अगले देश के लिए मैंने यहाँ से फ़्लाइट ही करा ली फाइनली। मैंने कहा छोड़ो यार ट्रेन व्रेन के चक्कर में, ट्रेन से प्यार तो बहुत है पर अपने शरीर से ज़्यादा प्यार है। मैंने कहा तोड़वाने का शरीर कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल वो लेके आ रहा था मेरे को यहाँ पे, पर मैंने कहा भाई नहीं रहने दे, मत लेके जा मेरे को, मैं शाम को अपने आप चला जाऊँगा, धूप में मारेगा तू मेरे को। और कुछ है नहीं यहाँ पे। किंग ऑफ बेज इस जगह का नाम है, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट, मॉल, रेस्टोरेंट अमीर लोगों के लिए बिल्कुल समुंदर किनारे ये लोग बनाने लग रहे हैं। लगभग 90% ये ऑपरेशनल है पर लगभग 10% बचा है अभी। तो नाम ऐसे ही रखा किंग ऑफ बेज। नॉर्मल बंदों को कुछ नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ें अमीरों के लिए ही हैं। यहाँ से पूरा सनसेट आप इंजॉय कर सकते हो और यहाँ बच्चों खेलने वेलने की दिखाता हूँ। अभी तो काफ़ी बड़ा बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है मतलब लिब्रेविल सिटी का।
पता नहीं, हो सकता है मैं गलत किंग ऑफ द बेज में आ गया हूँ, क्योंकि किंग ऑफ द बेज सर्च करते हैं तो वो वाली बिल्डिंग आती है। बिल्कुल पास में ही थी वो, पर भाई क्या मॉल वगैरह क्या देखूँ मैं जाके, है ना। तो मैंने कहा जो पास में अपना सनसेट एंजॉय करते हैं यहाँ पे थोड़ा वॉक करके। देखो जब से मैं चल रहा हूँ ऐसे ऐसे प्लेइंग बोर्ड ना बच्चों के लिए 10-15 बना रखे हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेंच में सवाल पूछ रखा है, यहाँ पे उसका जवाब है, मतलब ऐसे प्लेइंग सा बना रखा है और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हर बोर्ड पे। ये हो गया, बहुत सारे बोर्ड थे देखो वो लगे हुए हैं ना। हाँ भाई किंग ऑफ द बेस जो एरिया है वो असली में तो वही है, पर भाई वो क्या है, वो कुछ नहीं है। वो वैसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, 1-2 मॉल खोल दिए, कसिनो वगैरह, होटल, तो उसको किंग ऑफ द बेस कह दिया कि यहाँ पे रईस लोग रुकते हैं। यहाँ पहुँच गए हम गबोन के फ्लैग के पास, बस यहाँ से सनसेट एंजॉय करके चलेंगे। यहाँ पे एंड में आके थोड़ी सी दुकानें हैं जैसे होता है ना। यहाँ पे बंदी इस लड़के की फ़ोटो बनाने लग रही है, एक फ़ोटोग्राफर घूमने लग रहा है। वहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो ही बना रखा है भाई पूरे का पूरा। तो ये इनका मतलब शाम की टहलने वहलने की जगह है। लिब्रेविल में जो लोग रहते हैं उसके लिए। ये लड़की 3D ग्लासेस से 3D खेल रही थी अभी, पता नहीं क्या वो VR ग्लासेस। बस यही सब है शाम का माहौल। भाई यहाँ से मैं जो आपको बिल्डिंग दिखाने लग रहा हूँ वो है इनकी नेशनल असेंबली, और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। उसके साइड में ही कोई ना कोई बिल्डिंग है, शायद वो वाली, पता नहीं। वहाँ था प्रेसिडेंट्स पैलेस। वहाँ पे मेरा गाइड बोला कल नहीं यहाँ मत बनाओ वीडियो, यहाँ अलाउड नहीं है। मैंने सोचा यहाँ से दिख रही थी, मैं क्या दिखा दूँ। अच्छा भाई जब शुभम आया था यहाँ पे तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया था वीडियो बनाने के चक्कर में। वो वीडियो वगैरह बना रहा होगा, उसको ले गए। शुभम ने जैसे मेरे को बताया, कह रहा भाई मेरे को तो प्रेसिडेंट्स पैलेस में ले गए थे और तब शायद मिलिट्री का रूल था और बहुत पूछताछ करी भाई, बहुत घंटों तक बिठाया। कह रहा मैं तो बहुत डर गया था कि मेरे को मार ही देंगे। तो भाई अफ्रीका किसी भी देश में हो सकता है। मेरे साथ बुर्किना फासो में हो गया, शुभम के साथ गबोन में हो गया, अभी मेरे 2 दोस्त तंजानिया में ट्रैवल करे जिसको इतना सेफ कहते हैं, वहाँ पे उनको उठा के ले गए। ठीक है कि भाई पैसे दो पैसे दो, उनसे चलो पैसे मांगे। हमको तो ऐसा गिरफ्तार करा था, पैसे मांगे ही नहीं किसी ने। तो ये किसी में भी हो सकता है। और लोगों को लगता है कि भाई कहानियाँ बना दी, या तेरे साथ बुर्किना फासो में उस बंदे के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तेरे साथ क्यों हुआ भाई, गबोन में मेरे साथ नहीं हुआ, शुभम के साथ क्यों हुआ। तो मतलब हर बंदा अलग अलग देश में जाकर कहानियाँ बना रहा है क्या भाई। जो घर पे बैठे हैं उनको लोग यही लगता है कि भाई सब लोग कहानियाँ बनाने आए हैं, इसके साथ वहाँ पे नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है, उसके साथ वहाँ पे नहीं हुआ। जो जिसको सच्चा मानता है उसको सच्चा मान लेता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ नहीं हो सकता। पूरे जो 54 देश हैं, या फिर मैं कहूँ तो दुनिया में ये मान लो 80 से 90 देश ऐसे हैं जिसमें आपको वीडियोग्राफी के लिए उठाया जा सकता है। इतने देश हैं जिसमें अभी भी डेमोक्रेसी पूरी तरह नहीं आई है। वहाँ कहीं से मैं चल के आया हूँ, फ्लैग आ गया था ना, सनसेट हो ही गया, 6:30 हो गए। यहाँ 6:30 के लगभग सनसेट हो जाता है। वहाँ जा रहा हूँ मैं, ऑडिटोरियम सा बना रखा है, वहाँ बहुत लोग बैठे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है भाई, न्यू दिल्ली यहाँ से 7,820 किलोमीटर दूर है, 7,800। चलो भाई इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। भाई बहुत सारे लोग काम करते होंगे गबोन में, बहुत सारे लोग बुर्किना फासो में काम करते होंगे जहाँ पे हम अरेस्ट हुए हैं। अगर उन लोगों को पता चलता है, वो लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये देश तो इतने अच्छे हैं, यहाँ के लोग तो नहीं करते ऐसी हरकतें। मेरे को क्योंकि पिछली ट्रिप में इथोपियन एयरपोर्ट पे एक बंदा मिला था, वो इंडियन बंदा था, हरियाणा से था, बुर्किना फासो में ही काम करता था बंदा। वो मेरे से कहता है नवांकुर भाई आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे तो ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा भाई वो मेरे हाथ में कैमरा है ना, इसलिए मेरे साथ हुआ है। शुभम के हाथ में यहाँ पे कैमरा था, इसलिए शुभम के साथ हुआ है। जो इंडियन लोग अफ्रीका के किसी भी देश में रहते हैं उनको लगता है कि भाई अफ्रीका का देश बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, वो ना कहीं घूमने जाते हैं अफ्रीका के देशों में, ठीक है ना, वो सड़क पे निकल के वीडियो बनाते कैमरे से। राजेंद्र भाई हैं जो साउथ सूडान में आपने देखा होगा वीडियोस में, उनकी वाइफ ने चैनल स्टार्ट करा था साउथ सूडान में। कहते भाई हमने 10-15 वीडियो बनाई, उन 10-15 वीडियोस में भाई 100-200 लोकलों से लड़ाई हो गई हमारी, चिल्लम चिल्ली हो गई, और 3-4 बार हमको थाने में ले गए कि क्यों बना रहे हो, परमिट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। जो लोकल लोग होते हैं जो रहते हैं यहाँ पे, इंडियंस भी, वो सिर्फ भाई अपने काम से काम रखते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, अपना काम करते हैं, बस ख़त्म। उनको लगता है भाई लाइफ बहुत अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, तो कोई हमारे देश के बारे में ऐसा कैसे बोल देता है। हालांकि इतने लोग नहीं देखते, पर फिर भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आपका कोई परिवार वाला रहता हो, फिर आप कहोगे उसको भाई मैंने तो उसकी वीडियो में देखा था तेरे देश के बारे में, उनके लिए उद्देश्य सही है। हमारे लिए देश ये ख़राब क्यों है, क्योंकि हमको बनानी है भाई वीडियोस से दुनिया चिढ़ती है भाई।
वीडियोस बनाने वाले को पता नहीं क्या क्या साबित कर देते हैं लोग। वीडियोस की दिक्कत है। अगर यहाँ पे मैं नॉर्मली घूम रहा हूँ, पूरे कहीं पे भी गबोन में घूम के आ जाऊँगा, मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा। यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट में बंदा काम करता है, कल मैंने उससे पूछा भाई मेरे को फ्रांस से विली की ट्रेन के बारे में पता करना है। कहता है ट्रेन? मैंने कहा कितने साल हो गए तुमको यहाँ पे? कहता 4 साल। बंदे को ट्रेन के बारे तक में नहीं पता, क्योंकि वो भाई बस रिसेप्शन पे बैठा रहता है पूरे दिन, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ से गबोन से सीधा वो इंडिया जाएगा, इंडिया से गबोन आएगा, अपनी नौकरी करनी है। ठीक है, तो समझ गए होगे आप कि भाई इन देशों में वीडियो बनाना क्यों मुश्किल है। और एक एक वीडियो भी अगर कोई बना के आपको दिखा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को रखते हैं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में अगले देश से। भाई मेरा पूरा यूएस का इंटरव्यू इस चीज़ पे बेस्ड था कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैं आज भी यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब का वीज़ा अप्लाई करता हूँ ना, तो उन कवर लेटर में आज भी यही लिखता हूँ कि भाई मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मेरा ये चैनल है, इतने सब्सक्राइबर, मैं ऐसे ऐसे पैसे कमाता हूँ। भाई आप इस देश का वीज़ा लेने के बाद, वीज़ा में तो छोड़ो, ऑक्यूपेशन पूछते हैं। कल कोंगो के वीज़ा में भी ऑक्यूपेशन पूछी, मैंने बोला डॉक्टर। इस देश का वीज़ा लेने के बाद आप एयरपोर्ट पे आके अगर आपसे पूछे ना कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है पूरे अफ्रीका में, और आप बोल दो ट्रैवल ब्लॉगर, भाई हो सकता है आपको वहीं पे पूछताछ के लिए बिठा दे, वहीं से डिपोर्ट कर दें, जैसे मेरे साथ सोमालीलैंड में हुआ था। तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इन देशों में तू एक एक दिन क्यों रुकता है। पहली बात तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरी बात कुछ करने को नहीं है, तीसरी बात भाई मेरे को सिर्फ कंट्री काउंट अपनी पूरी करनी है। ठीक है, अब कंट्री में ये अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आती हैं। अगर सिर्फ यूरोपियन कंट्री होती तो मैं बार बार यूरोप जाता रहता भाई, यूरोप में मेरे को मज़ा आता है। ठीक है, पर अब मजबूरी है कि यहाँ पे आना पड़ रहा है, और एक मिशन होता है भाई सब लोगों का। जरूर नहीं आप ज़िंदगी 100% इंजॉय करो। अगर मैं 30% टाइम अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्पेंड करके पैसे कमा के, अगर मैं 70% टाइम अपना इंजॉय कर सकता हूँ USA, UK, कनाडा, यूरोप वगैरह में जाके, तो मैं करना प्रेफर करता हूँ। मैं अपना थोड़ा टाइम सेक्रीफाइस कर देता हूँ अफ्रीका में आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने मिशन के लिए। मेरे को खुशी मिलती है इस चीज़ से कि भाई मेरी कंट्री काउंट बढ़ने लग रही है। हाँ, चाहे वो 1 दिन के लिए हो चाहे 2 दिन के लिए, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो अपनी वीडियो में कहता हूँ, पर लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हैं भाई कंट्री काउंट करने के लिए गया था। भाई मैं तो वीडियो में बोल रहा हूँ, तुमने लिख के कौन सा वो तीर मार दिया कि भाई कंट्री काउंट के लिए। कोई भी एक ऐसा ट्रैवल ब्लॉगर नहीं है जो भाई इन देशों में इतने दिन रुकता हो। 1-1, 2-2 दिन ही बहुत होते हैं भाई यहाँ पे, जिसको वो भी कंट्री काउंट वाले बंदे आते हैं। जो इंटरनेशनल बंदे होते हैं ना, वो भी कंट्री काउंट वाले ही आते हैं, वो भी कोई और नहीं आ रहा।